ऑफ 9th क्लास कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 11 हमारा रनिंग में है जिसका नाम है फॉरेन पॉलिसी। 7 पॉइंट तक डिस्कशन कर लिया था, सार्क तक। 8वां पॉइंट आज लेते हैं हम लोग, द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। टुडे द एंटायर ह्यूमैनिटी इज द सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म। अगर आज के टाइम में देखें, पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस तरह के आतंकवाद से मानवता सफरिंग कर रही है। बैकवर्ड एंड द डेवलपिंग नेशंस आर इन द ग्रिप ऑफ टेररिज्म। देखिए, जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, डेवलपिंग राष्ट्र है, वहाँ पर इस तरह के जो टेररिज्म आपको देखने को मिलते हैं। बट द डेवलप्ड, पावरफुल एंड द प्रॉस्पेरियस कंट्री आर ऑल्सो इफेक्टेड बाय द डेंजर ऑफ टेररिज्म। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो जो डेवलप्ड और पावरफुल कंट्रीज हैं, प्रॉस्पेरिटी है वाली देश हैं, उन सभी कंट्री को भी टेररिज्म के साथ जूझना पड़ रहा है। टू स्टार्ट वायलेंट एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द लॉफुल एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ द टेरराइज द पीपल। देखिए, कुछ ऐसी गतिविधियां जो बहुत ज़्यादा हिंसात्मक होती है, ठीक है, कानून के ख़िलाफ़ होती है, और साथ ही गवर्नमेंट्स के वर्क को अच्छे से न चलने देना, लोगों के अंदर डर का भावना पैदा करना, ये टेररिज्म कहलाता है। द थ्रेट ऑफ द वायलेंस, ये लोग धमकियां देते हैं वायलेंस करने का। इंडिविजुअल वायलेंस एक्टिविटी, इसमें अकेला एक व्यक्ति भी वायलेंस कर सकता है बच्चों। एंड द टेरराइज पीपल ऑफ द एनी स्टेट इज द टेररिज्म। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी भी स्टेट के व्यक्ति टेरराइज किए जाते हैं। इज द टेररिज्म, ये सब क्या है? टेररिज्म है। द साउथ एशिया कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। अगर साउथ एशिया की बात कर लें कंट्रीज की, तो जिसमें सबसे पहले नाम हम इंडिया का लेते हैं, आर सफरिंग फ्रॉम द वायलेंस टेररिज्म। इंडिया बहुत लंबे समय से इस प्रकार के टेररिज्म को झेलता हुआ आ रहा है। बट अमेरिका इज ऑल्सो नॉट अनटच्ड, लेकिन इससे अमेरिका भी बचा हुआ नहीं है। उस देश को भी आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। टेररिज्म इज अ सीरियस चैलेंज इन इंडिया। अगर आप देखें तो जो टेररिज्म है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस चैलेंज के रूप में है, और हम लोग इस बहुत लंबे समय से इस चैलेंज को फेस करते हुए आ रहे हैं बच्चों। इन इंडिया एट प्रेजेंट अबाउट द 31 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर द एक्टिव। अगर आज प्रेजेंट की बात कर लें तो भारत के अंदर लगभग 31 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो बहुत एक्टिव हैं। सम ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग देयर हेड क्वार्टर इन पाकिस्तान। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका जो हेड क्वार्टर है वो पाकिस्तान में है, और ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, और अफ़गानिस्तान में है। इंक्लूडिंग दीज प्लेसेस इन द अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेरियस प्लेसेस हैव अफेक्टेड। ये सभी जो हेड क्वार्टर्स हैं, इससे बहुत सारे देश क्या हैं? प्रभावित हैं। विद द ऑब्जेक्टिव टू टेरराइज द गवर्नमेंट्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ये समय समय पर अपनी जो आतंकवाद की गतिविधियां हैं उससे गवर्नमेंट को प्रताड़ित करते रहते हैं, टेरराइज करते रहते हैं। इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इन अदर पार्ट्स द कंट्री डिस्ट्रक्टिव इंसिडेंट बीइंग डन बाय द ग्रुप्स ऑफ टेररिस्ट। देखिए, जम्मू कश्मीर और भारत के अलग अलग पार्ट्स में अगर आप देखें तो इस टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा वहाँ पर कोई न कोई गतिविधियाँ हमेशा होती रहती हैं। इन दिसंबर 2001 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वाज द अटैक बाय द टेररिस्ट। देखिए, 2001 में जो इंडिया की पार्लियामेंट है उसके ऊपर इन आतंकवादियों ने अटैक किया था बच्चों। बिलोंगिंग टू द जैश ए मोहम्मद, जिसका संबंध आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से था, एंड लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ही ग्रुप के आपस में मिले हुए थे, और उन्होंने भारतीय पार्लियामेंट पे हमला 2001 में किया था बच्चों। द शैडो वार
बीइंग द स्पॉन्सर्ड बाय द फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बहुत सारी शेडो ऑफ वार जो ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से जो बाहर की फॉरेन टेररिस्ट हैं उनके द्वारा किया जाता है। इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। द टेररिज्म इज द ऑफ स्प्रिंग एंड द ऑस्पिशियस करेक्टर टिल द मेंटली एग्जिस्टिंग इन द गवर्नमेंट। देखिए ये जो टेररिज्म है एक ऑफ स्प्रिंग्स ओकेजन्स है और इसका जो करेक्टर होता है मेंटली गवर्नमेंट को क्या करना है, डिस्टर्ब करना है, जिससे कि वो अपना वर्क अच्छे से ना कर सके। दिस स्पॉन्सर टेररिज्म इज द हैवी वेरी फाइटफुल फॉर्मेट। ये जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइटफुल फॉर्मेट्स होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बहुत बड़े बड़े देश हैं विश्व के अंदर, आर गिविंग द शेल्टर टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ पर शेल्टर देते हैं, रहने की व्यवस्था कराते हैं। ओनली फॉर द फुलमेंट ऑफ देयर मेलफील्ड वेपन्स। ये इनकी बहुत सारी चीज़ों की पूर्ति करते हैं। वो केवल अपने अंदरूनी इंटरेस्ट के फ़ायदे के लिए इन सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह देते हैं अपने यहाँ पर और इनका अपना फ़ायदा उठाते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव द सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके पास बहुत ही वेल प्लान तरीके से अपना वर्क करते हैं। इनके पास एक से बढ़कर एक अच्छे वेपन्स होते हैं बच्चों, एक्सप्लोसिव होते हैं, फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं होती, पैसा इन लोगों के पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इनको भेज दिया जाता है और भी बहुत सारे रिसोर्सेस इनके पास बहुत हाई वॉल्यूम में होता है। इनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है और बहुत सारे देश इसको इनमें इनका सपोर्ट करते हैं, जिससे कि ये बहुत जा कर के इंडिया के अंदर टेररिज्म को फैला सके। इन स्पाइट ऑफ द डिस्कसिंग द टेररिज्म प्रॉब्लम्स, आइए हम टेररिज्म की जो प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करते हैं। इन द वेरियस द अनकाउंटेबल टास्क। देखिए बहुत सारे अनकाउंटेबल टास्क होते हैं, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है। द प्रॉब्लम स्टिल इज द फुल फोर्स। बहुत ताकत के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन द कंट्रीज बीइंग द अफेक्टेड बाय द टेररिज्म, जो देश इस आतंकवाद से प्रभावित होते हैं, द म्यूचुअल फेथ बिटवीन द कंट्रीज हैव बीन द लेसेंड एंड द इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर आल्सो डैमेज। इन सभी देशों का जो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस है, फेथ है, वो नष्ट हो जाता है और इसके साथ साथ जो भी वहाँ पर इकोनॉमिक और आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं पूर्ण रूप से डैमेज हो जाता है, रिसोर्सेज समाप्त हो जाती हैं बच्चों। लेट अस टू होप इन द कमिंग टाइम्स द वर्ल्ड विल बी द फ्री फ्रॉम द टेररिज्म। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो समय है उससे ये जो विश्व है टेररिज्म की भावना से बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इससे जो डर की भावना है वो मूव हो जाएगी और लोग अपने इकोनॉमिक और आर्थिक फ़ायदे के लिए एक दूसरे के देश के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और वहाँ पर इन आतंकवादियों को शेल्टर नहीं देंगे। By move the towards using the economic funds and resources, the development and the progress of people। ये लोग जो भी इनके पास जो फंड्स हैं वो लोगों को डराने के लिए ना करके अपने यहाँ पर इकोनॉमिक और आर्थिक गतिविधियों को तेज करने में यूज करेंगे बच्चों। अगला टॉपिक ले लेते हैं, इसका लास्ट टॉपिक है आपका चैप्टर का, द इवोल्यूशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम लोग कैसे इवोल्यूट करते हैं देख लेते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज़ बीन द कैपेबल ऑफ द प्रोटेक्टिंग द नेशनल इंटरेस्ट। देखिए भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल कैपेबल है कि वो अपने राष्ट्रीय इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। इट इज़ बेस्ड ऑन द हायर वैल्यू ऑफ ह्यूमनिटी। ये मानवता के बहुत ज़्यादा हायर वैल्यू उन पर डिपेंड करती है। एंड ड्यू टू दिस इट हैड डिवाइडेड द ग्लोरी ऑफ इंडिया। और ये अगर आप देखें तो भारत की बहुत ही ज़्यादा अच्छा और शानदार पास्ट रहा है। तो दैट समटाइम्स इट हैज़ बीन द क्रिटिसाइज द सम एक्सटेंट, लेकिन कुछ समय कभी कभी क्या गया इसको क्रिटिसाइज किया गया है। टॉकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एरियाज। हमें इस पर बात करनी चाहिए कि जो हमारे मिलिट्री है, इकोनॉमिक है, आर्थिक गतिविधियाँ, उन सभी के ऊपर।
येट इट कैन बी इश्यू द इंडियन फॉरेन पॉलिसी कुड बी हैव द चेंजेस ऑल्सो। हम लोगों को समय समय पर अपने फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस करने की आवश्यकता है। कीपिंग इन द माइंड द चेंजिंग सिनेरियो द डिमांड ऑफ टाइम। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज करते हैं तो ये टाइम की डिमांड के अनुसार ही होना चाहिए। दिस इज द रीजन द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रीब्यूटी एंड द डायनेमिक्स इज विजिबल इन द फॉरेन। यही एक रीज़न है कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक चेंज आपको कम्युनिटी के अंदर दिखाई देता है हमारी फॉरेन पॉलिसी में बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो स्टार्ट द सेंट्रलाइज इटसेल्फ ऑन द इकोनॉमिक एक्सेस। इंडिया ने अपने आप को सेंट्रलाइज तरीके से करना शुरू कर दिया है इकोनॉमिक और आर्थिक एक्सपेक्ट के रूप में। इंडिया इज रियली वेरी सीरियस। इंडिया इस टॉपिक पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है इन रिगार्ड टू द कॉमर्स एंड द बिजनेस इंटरनेशनल फील्ड्स। अगर आप देखें व्यापार के मामले में और इंटरनेशनल फील्ड के अंदर बिजनेस को प्रोग्रेस करने में भारत बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है। द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्रूविंग द रिलेशंस बिटवीन द इंडिया एंड अमेरिका हैज़ बीन स्टार्टेड। इसी में अगर देखें तो हम लोगों ने क्या किया, अपने रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत अच्छे सुधार कर लिए हैं और उनके साथ बहुत हम लोग प्रोग्रेसिव तरीके से हम लोगों ने अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिया है। द ट्रिप ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ऑफ इंडिया 2010। आप सभी जानते हैं कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे 2010 में भारत में आए थे और दोबारा 2015 में वो इंडिया में विजिट के लिए आए थे। हैव गिवन द इंडिकेशन ऑफ द इम्प्रूविंग रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। और उन्होंने इस बात का इंडिकेटर दिया था कि दोनों ही देशों के जो संबंध है बहुत अच्छे और बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं। द रेट ऑफ इंडिया इन द साउथ एंड द कंट्री एंड द डेवलपिंग कंट्री। उन्होंने कि भारत का जो रेट है अदर साउथ एशियन कंट्री में बहुत तेज़ी से डेवलपिंग कंट्री के रूप में उभरा हुआ है। तो लीड द इंडिकेट द पॉजिटिव चेंजेस। वो लीड कर सकता है पॉजिटिव चेंजेस के माध्यम में। जो भारत की पॉलिसी बहुत अच्छी है। द न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स मेड बाय द इंडिया। भारत ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट भी किया है ब्रोकन द मोनोपोली ऑफ चाइना एंड वेस्टर्न कंट्री। और उन्होंने जो वेस्टर्न कंट्री और चाइना की जो मोनोपोली थी कि केवल वही न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, उसको उन्होंने इंडिया ने तोड़ा है। दस इट्स प्रूव द इंडियन फॉरेन पॉलिसी सपोर्ट द कॉजेस। जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो इस बात को सपोर्ट करती है कि वो पीस एंड गुड फेथ हैंड ऑफ द कैपेबल प्रोटेक्टिंग द नेशनल इंटरेस्ट। वो अपने राष्ट्र के अच्छे इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए। ऑन द अदर हैंड द इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज़ ऑल्सो इस्टेब्लिश द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ। और दूसरी तरफ देखें तो भारत ने अपना बहुत ही अच्छा कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन कर रखा है पूरे विश्व के अंदर और इंटरनेशनल स्तर पे। द इंडियन स्टाइल फूड डिशेज कल्चर हैविंग द इकोनाइज इंटरनेशनल। अगर भारत का फूड है, कल्चर है, ड्रेस है, पूरे विश्व में आपको देखने को मिलता है। रियली इन द प्रीवियस डिकेड्स इंडिया है द डेवलप्ड इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल। और पिछले कुछ समय के बाद देखें तो भारत ने बहुत तेज़ी से अपने आप को डेवलप किया है, चाहे इकोनॉमी के क्षेत्र में देख लीजिए या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र। ड्यू टू द डायनेमिक फॉरेन पॉलिसी। ये सब इस कारण है कि भारत का जो फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। इंडिया हैज़ गॉट अ न्यू रोल इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। भारत ने अपने आप को एक नए पॉलिटिकल रोल के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश किया है बच्चों। चलिए बच्चों, आज ये चैप्टर क्लियर हो गया है। कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, बाय बाय।